हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले क्लास में मैं आपको नेपाल और भूटान बता रहा था, जिसमें कैमरा जो है कि यहाँ पे कट गया था। तो उसको मैं थोड़ा सा रिपीट करके आज मैं आपको बांग्लादेश और म्यांमार के बारे में, थोड़ा बहुत आसियान देश के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा आज, ठीक है। तो मैं अपने चैनल का नेम चेंज कर दिया हूँ, क्योंकि इससे एक और चैनल बना हुआ था सन अकेडमी के नाम से, इस वजह से मैं चेंज कर दिया हूँ। इसमें कोई कमेंट भी करके हमको कहा था कि नहीं, मतलब एक चैनल बना हुआ, तो मैंने देखा कि हाँ बना हुआ था, तो इस वजह से मैं अपना चैनल का नेम चेंज कर दिया हूँ, इजी टास्क क्लासेस कर दिया हूँ, ऐसा ही कुछ भी, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं आज, ठीक है। आइए, आपको मैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बता चुका था, इधर मालदीव श्रीलंका ये सब बता दिए थे हम। हाँ, भारत तो मान लीजिए अलग से पढ़ना है भारत को, तो वो अलग से पढ़ा जाएगा, उसके लिए इंडियन मैप आता है, ठीक है। तो उसमें हम नेपाल और भूटान बता चुके थे आपको, ठीक है। नेपाल और भूटान, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहीं पे क्या हमारे सार्क का वो क्या मुख्यालय है, काठमांडू है। फिर वहाँ पे एक पशुपति जी का मंदिर है, जिसमें भारत इन्वेस्ट करके बनवाया हुआ था, ठीक है। उसमें बिजली घर बनवाने वाला था, लेकिन ये डॉलर में मांग रहे थे, भारत देश ने नहीं दिया, तो वो प्रोजेक्ट वहीं पे कैंसिल हो गई, ठीक है। नेपाल है जो पहाड़ी एरिया पे, यहाँ पे क्या है कि जड़ी बूटी ज़्यादा पाई जाती हैं, और पहाड़ी एरिया होने की वजह से नदियाँ काफ़ी निकलती हैं, जो सीधे उधर पठार ऊंचा होने की वजह से वो सीधे हमारी तरफ आ जाती है, जो बाढ़ ला देती हैं भारत में, जो खासतौर से कोसी नदी, जिसे सुनते होंगे आप, बिहार में हर साल बाढ़ ला देती है, ठीक है। तो बिहार का शोक भी कहा जाता है काठमांडू। अब ये इतना हो गया, मान लीजिए। अब अजय आपका यहाँ पे एक नेपाल में बहुत खतरनाक एयरपोर्ट है, जो कि सीधे खाई पे है। अगर उसके पास जाने के पास छोटी सी, मतलब जहाज़ के साथ उड़ने का लुकला एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे उसके साथ है। अगर अफ़गानिस्तान में एक दो जगह और थे, जैसे गौर, गजनवी था, कंधार था, ये सब जगह कहाँ है? अफ़गानिस्तान में, ठीक है। तो गौर जगह जो था, वहीं से आया था हमारा मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी आया था। और जो ये हमारा जो बोले हम गौर गजनवी से कौन आया था? गजनी उसे बोलते हैं। गजनी से कौन आया था? मोहम्मद गजनवी आया था, ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर पे को लूटा था, ठीक है। इतिहास में वो है, वो आप इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक। तो भूटान की राजधानी थिम्पू थी। यहीं पे थंडर बोल्ट ऑफ कंट्री किसे कहते हैं? भूटान को कहते हैं। चूखा दुगाछू ताला परियोजना थी, वो बिजली परियोजनाएं थी। कहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है? ताला क्या है? तो एक विद्युत परियोजना है। चूखा क्या है? विद्युत परियोजना है, ठीक है। ये सब पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे। भूटान है, भूटान के एक बारे में मैं आपको कुछ नेपाल भूटान कल बता चुका था, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में, ठीक है। तो बांग्लादेश का पहले क्या था? बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, और पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे, ठीक है। अब ये जो अलग हो गया था 1972 में, लड़ाई इसकी कब हुई थी अलग होने के लिए? तो 1971 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। इंदिरा गांधी जी थी, ठीक। तो उसमें यहाँ पे विद्रोह हो गया था। यहाँ पे बहुत अत्याचार करते थे पूर्वी पाकिस्तान वाले, अपनी सेना भेजकर, ठीक है। और यहाँ पे महिलाओं का बलात्कार, ये सब रेप करते थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान करते थे जनता को, जिसकी वजह से यहाँ के लोग ने भारत से मदद मांगे थे। तो उसमें इंदिरा गांधी जी ने पूर्वी पाकिस्तान की पूरी तरह से सहायता किया हुआ था। तो उसमें सहायता में क्या हुआ था? देखिए, पाकिस्तान जो था वो अपने आप को मतलब बहुत उच्च कैटेगरी के मुसलमान लोगों में मानता था कि ये बहुत ही बलशाली और सक्रिय और क्या बोलते हैं कि ऊँचे ओहदे वाले लोग हैं। और ये जो यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान में लोग, वो छोटे ओहदे वाले और बहुत कम जानकार और बहुत कम शक्तिशाली हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे वो। तो ये भारत को ये पसंद नहीं आया। यहाँ पे ये लोग मदद मांगे तो, और इंदिरा गांधी जी ने तुरंत मदद कर दिया, ठीक है। तो उस समय यहाँ पे मुक्ति वाहिनी एक सेना जन्म ले रही थी, मतलब उभर रही थी धीरे धीरे। तो उसको बढ़ावा दिया किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उस समय इस चीज़ को बढ़ावा दिया। कहा कि आप मुक्ति वाहिनी को आप अपने बढ़ाइए और हम आपका साथ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से भारत ने पूरी तरीके से पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराया था। उसमें क्या घटना हुई तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए देखिए, पाकिस्तान से अगर यहाँ पे कोई वो चल रहा था, तो मुक्ति वाहिनी यहाँ पे वो विद्रोह कर दी हुई थी पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, ठीक है। तो विद्रोह कर दी हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों जो है कि यहाँ पे इससे लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जान ही रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेना थे, तीनों यहाँ पे मुक्ति वाहिनी चार सेना मिल के यहाँ पे लड़ रही थी, किससे? पाकिस्तान की सेना से, ठीक है। यहाँ पे हमारा नौसेना था विक्रांत, उस समय का हमारा सबसे मजबूत हथियार भारत देश का था नौसेना, पोतवाहक था एक तो, उसका नाम था विक्रांत, जो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में खड़ा हुआ था। और वहाँ से सभी नौसेना वाले जो है कि यहाँ पे हमला कर रहे थे, ठीक है। हमला कर रहे थे। तो उस समय पाकिस्तान को ये लगने लगा कि नहीं, ये हमारे
हमारे ये अलग हो जाएगा हमसे, अब ये हमारे हाथ से निकल जाएगा, जिस वजह से पाकिस्तान ने किसे अमेरिका से मदद मांगा। अमेरिका जब उसमें शीत युद्ध हो रहा था तो यहाँ से बनटोटा बंदरगाह से भागने में मदद कर दिया था रूस की, किसने, भारत ने, उसमें इंदिरा गांधी जी ने। तो उस वजह से जब ये पाकिस्तान ने इनसे कहा तो ये तुरंत ही तैयार हो गया और अपना 7वां बेड़ा यहाँ से भेज दिया, मदद के लिए तैयार हो गया, और पाकिस्तान के लिए और भारत के खिलाफ, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था और उसने 7वां बेड़ा यहाँ से भेज दिया। ठीक है, तो वो यहाँ से होते हुए यहाँ जा रहे थे। ठीक, तो इंदिरा गांधी जी को पता चला, तो जिन्होंने रूस की मदद की हुई थी तो वो भी बोला था रूस की, हाँ हम आपकी मदद करेंगे। तो इन्होंने इस टाइम पे रूस से कहा कि यहाँ से अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया है, जो हमें आपकी मतलब सहायता करने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ से रूस ने अपना 40वां बेड़ा भी भेज दिया था, जो यहाँ पे पास होने की वजह से ये बहुत दूर है, जाने में टाइम लगेगा, और ये यहाँ से तुरंत आके यहाँ बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में खड़े हो गए। ठीक है, और इस वाले एरिया में हिंद महासागर में अपना जमावड़ा जमा कर लिया। ठीक है, और यहाँ से ये खड़े हो गए। तो जब यहाँ से 7वां बेड़ा आया तो देखा कि यहाँ पे पहले से ही 40वां बेड़ा थी, इसमें 40-50 जहाज़ थे, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा जहाज़ थे और उनके पास परमाणु बम भी बहुत ज़्यादा था, इनके पास परमाणु बम कम था, इनके पास जाहिर सी बात हथियार कम थे उस समय रूस के अपेक्षा। तो इस वजह से यहाँ पे एक अलग की टेक्निक लगाए हुए थे, जो पेट्रियाट एक मिसाइल आती है, जो कि अपने आप ही मतलब कोई अगर शत्रु नज़दीक आता है तो अपने आप निकल के हमला कर देती है। ठीक है, पहले हार्न बजाती है, फिर उसके बाद हमला कर देती है। अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे तो वो अपने आप निकल के हमला कर देती है दुश्मन पे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे 7वां बेड़ा को लौटना पड़ा था अमेरिका को, जिससे कि यहाँ पे हमारी आर्मी, नौसेना और एयरफोर्स जो तीनों थे यहाँ पे दो रहे थे। लेकिन पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब ये अमेरिका चला गया तो पाकिस्तान को लगा कि अब ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो उसने क्या किया, इस वाले एरिया में, राजस्थान के जैसलमेर वाले ज़िले में, उधर वाला जो एरिया लगता है पाकिस्तान से, उस वाले एरिया में इसने सोचा कि वहाँ पर हम सैनिक भेज के अपना वहाँ पर हमला करा देते हैं, तो जिससे कि भारत का जो ध्यान है वो हमारी तरफ केंद्रित हो जाएगा, जिससे यहाँ पे कुछ कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे जीत सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमारे सिख रेजिमेंट के लोग थे, यहाँ पे 120 सैनिक, यहाँ पे रिकॉर्ड है कि 120 सैनिक ने यहाँ पे 6000 सैनिकों को मार भगाया था पाकिस्तानियों को। और उस समय यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे 93,000 सैनिकों ने अपना आत्मसमर्पण किया हुआ था, पाकिस्तानी सैनिक थे, जिसमें 93,000 ने भारत के आगे से आत्मसमर्पण किया हुआ था कि आप हमें छोड़ दीजिए, जान बख्श दीजिए, जिसकी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इतना बुरी तरीके से हार किसी के विपक्ष मतलब किसी के साथ नहीं हुआ है। ये मतलब गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इतनी ज़्यादा सेना किसी के आगे आत्मसमर्पित नहीं की हुई है। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, पाकिस्तान बार बार ये बाज नहीं आता, हम लोग के पास आतंकवादी और अपना हमला करता रहता है। यहाँ पे POK का हथियार लिया हुआ 1947 के बाद से अपनी सेना आतंकवादियों को भेज के। ठीक है, तो ये सब मुद्दा था यहाँ पे। अब आता है बांग्लादेश के साथ भारत का भी कुछ विवाद है, जैसे न्यू मुरे द्वीप 3 बीघा कॉरिडोर जो बंगाल के पास है। ठीक है, बंगाल की ज़मीन के साथ थोड़ा सा इसका विवाद है, एक तीस्ता नदी उससे विवाद है और एक न्यू मुरे द्वीप के साथ विवाद है। ठीक, जिससे लेकिन उसके अलावा बांग्लादेश के साथ इस समय बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलेशन हैं हम लोग के देश के साथ, जैसा कि पाकिस्तान के साथ वो तुम्हारा दुश्मन है, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक देखिए बंदरगाह है बांग्लादेश में, भारत के बांग्लादेश में जैसे एक ऐसे बांग्लादेश है। ठीक है, ऐसे बांग्लादेश, तो यहाँ पे एक चटगांव बंदरगाह है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। ठीक है, ढाका इसका प्रमुख शहर है। ठीक, यहाँ पे एक इसी के बगल में एक नारायणगंज आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ढाका है तो इसी के बगल में जस्ट आ जाता है आपका नारायणगंज क्या है, वहाँ पे ऊन की मंडी है। ठीक है, जो सूती ऊन नहीं, सूती हम लोग के यहाँ जैसे कि जो देहात के लोग होंगे उनके यहाँ जैसे कि जो सिलने के लिए सूतरी टाइप से लोग बोलते हैं, नहीं, जो सूया सूतरी लेके सिलते हैं, वो नायलॉन वाला नहीं, केवल सूतरी वाला। तो वहाँ सूत का, जूट के बोरे का जो है बहुत बड़ा मंडी है। ठीक, कहाँ पे, नारायणगंज में। ठीक, नारायणगंज में है। तो यहाँ एक चटगांव बंदरगाह है जो बहुत ही फेमस है, यहाँ पे चटगांव शहर भी है। ठीक, तो बंदरगाह का एक चटगांव शहर है, यहाँ एक बंदरगाह है। ठीक है, तो ये था बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा। और उस समय जब पाकिस्तान ने इस पर अत्याचार कर रहा हुआ, तो जब भारत ने इसको आज़ाद कराया तो इस समय लड़ाई कब हुई थी, 1971 में। ठीक, लेकिन पाकिस्तान ने इसे बांग्लादेश को कब आज़ाद किया और उसे एक भारत देश का दर्जा दिया, तो 1972 में। ठीक, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक देश के दर्जा दिया, तो 1972 में। लड़ाई कब हुई थी, तो 1971 में। ठीक है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी थी। उसमें पूर्वी पाकिस्तान में ये लड़ाई क्यों हुई थी, क्योंकि वहाँ पे चुनाव हो गया था और वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो जीत गए हुए थे चुनाव, बहुत ज़्यादा वोटों से जीत गए हुए थे। ठीक है, यहाँ की अपेक्षा। तो जब वोटर्स जीत गए हुए थे तो वही पसंद नहीं आता यहाँ पे, तो इन लोगों ने यहाँ पे इसको
थोड़ा सा अत्याचार करने लगे थे, ठीक। और शेख मुजीबुर रहमान को क्या हुआ, बंदी बना लिया हुआ था, ठीक। और आज इनकी बेटी जो शेख हसीना है वो हमारे प्रधानमंत्री के पद, मतलब प्रधानमंत्री के पद पे हैं बांग्लादेश के। वो शेख हसीना किसकी लड़की हैं, शेख मुजीबुर रहमान की हैं, ठीक। लेकिन जब वहाँ पे 1972 में आज़ाद हुआ था तो उसके बाद भी कौन बना था प्रधानमंत्री, शेख मुजीबुर रहमान ही बने थे, कहाँ के, बांग्लादेश का, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नेपाल ऊपर हम बताए थे आपको, और बांग्लादेश, इसके बीच में हम लोग का एक चिकन नेक कहलाता है, ठीक है। बहुत ही पतला रास्ता, 30 से 35 किलोमीटर लगभग दूरी है वहाँ पे, ठीक। अगर मान लीजिए युद्ध में जैसे कि चाइना हम लोग को काउंटर करना चाहता है, जिसके कि नेपाल को अपने फेवर में कर लिया, और नेपाल के के पी शर्मा ओली उन्हीं के चाइना के फेवर में बात करते हैं और हमारी तरफ से विरोध करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश में एक चटगांव बंदरगाह है, उसको भी क्या चाइना लेना चाहता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मतलब वो मिलने आई हमारी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मिलने आए थे दिल्ली, कहाँ, प्रधानमंत्री जी से। तो खुद वहाँ पे प्रोटोकॉल तोड़ के प्रधानमंत्री जी मोदी जी मिलने गए हुए थे। तो उस समय उसके बाद जब वहाँ से वो आई थी, अपने देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल दिया कि हम ये अपना चटगांव बंदरगाह चीन को नहीं देंगे। लेकिन म्यांमार जो है, यहाँ पे म्यांमार हम लोग के फेवर में नहीं है, यहाँ पे तख्ता पलट हो गया था, यहाँ की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बंदी बना लिया गया था। और यहाँ पे इस समय सेना की वो है, क्या बोलते हैं, सरकार चल रही है, ठीक है। सेना के कब्जे में ये देश है, ठीक। यहाँ के देशवासी पे बंदूक भी सेना बरसा रही है, यहाँ पे बहुत अत्याचार हो रहा है। और म्यांमार के लोग भारत से भी मदद मांग रहे हैं, ठीक। लेकिन भारत चीन के दबाव में भी मदद नहीं कर पा रहा है, ठीक, खुल के मदद नहीं कर पा रहा है। तो बांग्लादेश वाला मैटर मैं आपको बता दिया हूँ, इसकी राजधानी ढाका है। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, म्यांमार में, ठीक है। आते हैं हम लोग कहाँ, म्यांमार में। म्यांमार देखिए, म्यांमार के जैसे कि म्यांमार को पहले क्या कहते थे, बर्मा कहते थे, ठीक है। इसकी राजधानी इस समय क्या है, नेप्टो, ठीक है, नेपिटो। इसकी राजधानी क्या है म्यांमार की, नेपिटो है, ठीक। और जैसे कि उस समय क्या था, रंगून, यहाँ पे एक जगह थी, ठीक है, नीचे यहाँ पे रंगून जगह थी, ठीक है, म्यांमार में। जैसे ऐसे है, तो यहाँ पे एक रंगून जगह थी, ठीक है। यंगून भी उसे बोलते हैं, रंगून भी बोलते हैं। तो उस समय पहले क्या थी, रंगून राजधानी थी इसकी। बर्मा इसे पहले बोला जाता था म्यांमार को। म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा था, ठीक है। उसी समय जब 1857 की रिवॉल्यूशन जो क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति में, तो बहादुर शाह जफर जो थे, बहादुर शाह जफर, उनको बंदी बना लिया गया था उस समय अंग्रेजों के द्वारा। और कहाँ भेज दिया गया था, बर्मा, रंगून भेज दिया गया था, ठीक। तो रंगून कहाँ पे है, म्यांमार में है, ठीक। यहाँ पे नेपिटो इसकी राजधानी है, यहाँ पे बीच में, ठीक। और यहाँ पे एक सीतवे बंदरगाह है, ठीक। और इधर बांग्लादेश है, और यहाँ पे हमारा इंडिया है, ठीक है। इंडिया के यहाँ से कलकत्ता बंदरगाह से सीतवे बंदरगाह को जोड़ा गया है। हमारे जो पूर्वोत्तर एरिया है, यहाँ पे चिकन नेक कॉरिडोर बहुत कम रास्ता है, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए किसी तरीके से हम लोग के पास से ये चिकन नेक ख़त्म हो गया यहाँ से, और नेपाल और बांग्लादेश दोनों फेवर में चले गए चाइना का, तो चिकन नेक टूट जाएगा। तो हमारे पूर्वोत्तर राज्य का जो पहुँच है, हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे। उसके लिए भारत सरकार ने ये नीति अपनाई हुई थी कि कलकत्ता बंदरगाह से सीतवे बंदरगाह जाके एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, जो यहाँ से कालाधान नदी से जाके नाव से जाएंगे, फिर उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य में ज़मीन से जाएंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ठीक है। ये कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कहलाता है, ठीक। कौन, कलकत्ता से जो सीतवे बंदरगाह जाता है, और सीतवे बंदरगाह से कालाधान नदी से होते हुए हम लोग कहाँ जाते हैं, पूर्वोत्तर राज्य से में पहुँच सकते हैं। और एक और कॉरिडोर बनाया जा रहा है हम लोग की तरफ से। कॉरिडोर का एक रास्ता है, हाईवे है, जो पश्चिम बंगाल से जो भारत से सीधे पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ेगा और सीधे बांग्लादेश के बीच से जाएगा, जो इस चीज़ को दर्शाता है कि नहीं, बांग्लादेश हमारे फेवर में रहता है और हमारा बहुत अच्छा मित्र है, ठीक। हमारी अभी कुछ नीतियाँ बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन इतना स्लो होने की वजह से हम लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं। इसका रीज़न क्या है पता नहीं, लेकिन हम लोग को ये सब जैसे इंटरनेशनल मुद्दों को थोड़ा जल्दी करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हो गया म्यांमार, ठीक है। म्यांमार की राजधानी नेपिटो हम बता दिया आपको। यही से बर्मा से ही क्या है, म्यांमार से ही, उसमें हम बता रहे थे सुभाष चंद्र बोस यहीं से आज़ाद हिंद फौज की गठन करके यहाँ से दिल्ली चलो का नारा दिए हुए थे। और यहाँ पर मणिपुर इम्फाल वाले में जाके इनकी सेना मार खाने लगी, जिसकी वजह से इनको पीछे हटना पड़ा। और जापानी ने भी जापान इसका उस समय साथ दे रहा था आज़ाद हिंद फौज का, उस समय उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, जिसकी वजह से इनको पीछे हटना पड़ा था। वहीं से आज़ाद हिंद फौज की रिवॉल्यूशन रुक गई थी, ठीक है। म्यांमार में देखिए जैसे कि बौद्ध धर्म का बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मान्यता है। जैसे कि म्यांमार में का, इधर पूरे आसियान देश में देखेंगे तो बौद्ध धर्म की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है वहाँ पे, ठीक है। म्यांमार में एक क्या है कि रखाइन प्रांत है सबसे नीचे,
जैसे ये म्यांमार है, म्यांमार के यहाँ पे एक रखाइन प्रांत है, रोहिंग्या लोग यहाँ कहे जाते हैं। यहाँ के लोग यहाँ के लोग जब यहाँ के लोग को मार दिए थे, जब बामियान में वहाँ पे बुद्ध भगवान की मूर्ति को मार के गिरा दिए हुए तो सब तालिबान वाले, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म की अधिकता होने की वजह से ये लोग भी अगर उसका विरोध नहीं कर रहे थे कि जब बामियान में जो मूर्ति तोड़ दी गई थी उसका विरोध नहीं कर रहे थे ये लोग रखाइन प्रांत वाले, तो इन लोगों का इनके ऊपर गुस्सा हो गया, जिसकी वजह से ये इनको यहाँ से मार के भगा दिए और यहाँ से कुछ भाग के बांग्लादेश और इंडिया में चले गए थे। ठीक, म्यांमार और भारत को अलग करने वाला जो पर्वत है उसका नाम है आराकान युमा पर्वत। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जब थोड़ा सा मैं भारत आपको बता रहा था तब, ठीक है, जब सार्क देश बता रहे थे तब ये आसियान बता रहे थे, तब उस समय हम बताए थे आपको कि भारत को पूर्वोत्तरी राज्य मतलब भारत और म्यांमार को अलग करने वाला पर्वत कौन सा, आराकान युमा पर्वत। आराकान युमा पर्वत पे क्या है, रखाइन प्रांत में यहाँ पे हैं कुछ लोग, वहाँ पे आतंकवादी संगठन बना के चाइना ने उस पर आतंकवादी संगठन को रखा हुआ है। ठीक है, आराकान आर्मी जिसे कहते हैं। ठीक, आराकान पर्वत पे एक है आराकान आर्मी। ठीक है, आराकान आर्मी है, ठीक, जो चाइना वहाँ पे फंडिंग और हथियार देता रहता है। ठीक, जिसकी वजह से हमारा ये कालादान जो प्रोजेक्ट है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक, वो होने नहीं देते हैं। ठीक, तो उसके लिए भी भारतीय सरकार को कुछ करना चाहिए और इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा कराना चाहिए। ये कालादान प्रोजेक्ट हो गया। ठीक, आराकान युमा पर्वत वाला, इस पे आराकान आतंकवादी संगठन जो रखाइन प्रांत के लोग वहीं पे बसाए गए हैं। ठीक, जो आतंकवादी बने हुए हैं। हाँ, अब यहाँ मैं बता दिया आपको कि एक बौद्ध धर्म की अधिकता है, यहाँ पे एक बंदरगाह है जो सीतवे बंदरगाह है। ठीक, अब यहाँ पे आता है एक सान का पठार है। ठीक, म्यांमार में देखिए, म्यांमार में जो है, म्यांमार है एक हमारा, और ये थोड़ा और नीचे जाएगा, म्यांमार है, म्यांमार का एक सीतवे बंदरगाह है। ठीक, आराकान युमा पर्वत यहाँ है, इधर का भारत आ जाता है। ठीक, यहीं पे रंगून है, यहाँ पे नैपटो है, ये सब चीज़ है। ठीक, तो एक सान का पठार है जो बहुत ही उपजाऊ होता है, इसमें चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। किसमें, सान के पठार में। म्यांमार की सबसे उपजाऊ भूमि कहाँ पे है, सान के पठार में। ये दो नदियों के बीच है। कौन दो नदियाँ हैं, एक यहाँ से जो नदी जाती है और एक यहाँ से नदी जाती है। ठीक, एक का नाम है इरावती, एक का नाम है साल्विन। ठीक है, इरावती और साल्विन नदी के बीच में म्यांमार में कौन सा पठार है, तो सान का पठार है। सान का पठार बहुत ही उपजाऊ भूमि है, वहाँ पे चावल बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे, इस सान के पठार में। ठीक, ये पूरा सान का पठार है। ठीक, ये हो गया सीतवे बंदरगाह, यहीं कहीं इधर रंगून है। ठीक, ये हो गया, ये आराकान युमा पर्वत है, इसी पे आराकान आर्मी है जो आतंकवादी संगठन है और हमारे कालादान प्रोजेक्ट को पूरा नहीं होने देता है। अब ये सान का पठार, अब सान के पठार के पश्चिम में कौन सी नदी है, तो इरावती नदी है। ये इरावती नदी है, ये साल्विन नदी है। ठीक, इरावती और साल्विन नदी है। हाँ, देखिए, इधर इरावती है, इधर साल्विन नदी, ये सान का पठार है। ठीक, तो सान के पठार में सबसे ज़्यादा खेती होती है, उपजाऊ भूमि है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ भूमि है ये म्यांमार का। ठीक है, ये किन दो नदियों के बीच में है, इरावती और साल्विन नदी के बीच में है। साल्विन नदी सान के पठार के पूरब में और इरावती नदी सान के पठार के पश्चिम में है। इसकी सीमा चाइना से लगती है। यहाँ पे तख्ता पलट हो चुका है इस समय, आपको पता होगा। यहाँ की सरकार को कौन चला रही है, यहाँ की सेना चला रही है। ठीक, यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बंदी बना लिया गया है और यहाँ पे आम जनता के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार और सेना गोलीबारी बरसा रही है। ठीक, जिसमें ये भारत से मदद भी मांग रहे हैं, लेकिन भारत इनकी मदद नहीं कर पा रहा है खुल के। ठीक, अब एक नीचे आता है देश आपका थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड, इससे पहले मैं आसियान में आपको बता चुका था कौन कौन से देश आते हैं, 10 देश आते हैं। कौन कौन से, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया और फिलीपींस था। ठीक है, तिमोर लिस्ट उसमें नहीं आता है, जिसका कारण है इंडोनेशिया के विरोध की वजह से तिमोर लिस्ट नहीं आता। क्यों, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत ही बड़ा वो मायने रख जाता है। आसियान में सबसे बड़ा देश कौन सा है, यही है, इंडोनेशिया। ठीक है, तो इस वजह से तिमोर लिस्ट को उसमें शामिल नहीं होने देता है वो। किसमें, 10 देश आते हैं, किसमें, आसियान में। ठीक है, तो उसमें एक थाईलैंड देश आता है। थाईलैंड की राजधानी कौन सी है, बैंकॉक। बैंकॉक का नाम आपने सुना ही होगा, अक्सर मूवी में नाम लिया जाता है उसका कि कहाँ चलने घूमने चलते हैं, या फिर कहीं भी देखे होंगे अक्सर बैंकॉक का नाम आ जाता है। तो कहाँ है वो, थाईलैंड में। ठीक, थाईलैंड जो है टूरिस्ट प्लेस के लिए ज़्यादातर फेमस है और वहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक, जैसे LED टीवी हो गया। LED टीवी हम लोग के यहाँ बहुत महंगे मिलती है, लेकिन वहाँ पे अच्छी LED टीवी बड़ी
अच्छी एलईडी टीवी, अच्छी क्वालिटी की जो टीवी होती है वो 2-2,500 में मिल जाती है। जहाँ पे उत्पादन होता है कोई चीज़ का वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, आप जानते हैं, ठीक। थाईलैंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ का बैंकॉक बहुत ही फेमस शहर है, वो टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है बैंकॉक, ठीक है। थाईलैंड में हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें से सफ़ेद हाथी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं, तो थाईलैंड को कहते हैं। यहाँ पे थाईलैंड है म्यांमार के बगल में, इसकी सीमा चाइना से नहीं लगती है, ठीक। चाइना से सीमा इसकी नहीं लगती है, इसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। टूरिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के लिए फेमस है, ठीक, प्रसिद्ध है, ठीक। थाईलैंड हमारा है ना। अब देखिए, अब थाईलैंड है, बैंकॉक, ये सब मैं आपको बता दिया। और थाईलैंड में एक देखिए थोड़ा सा, जैसे कि इसके बगल में जैसे कि मलेशिया और सुमात्रा द्वीप देखेंगे। इंडोनेशिया का एक सुमात्रा द्वीप है और मलेशिया का ये पूर्वी वाला जो द्वीप है, आइलैंड है, जहाँ से ये सिंगापुर या उसके कोने पे सिंगापुर है। तो इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसे कहते हैं मलक्का जल संधि, ठीक है। मलक्का जल संधि जो कि बहुत ही मतलब यहाँ से जितना भी इधर देश से जितने भी जो जहाज़ आती हैं, समुद्री नौसेना के जहाज़, वो जहाँ व्यापार होता है तो ये मलक्का जल संधि से ही निकल के यहाँ से जाती हैं। और सिंगापुर इतना डेवलप्ड क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे मतलब कोई भी जब जैसे जहाज़ आती है तो उनको पेट्रोल वट्रोल भरने के लिए और वहाँ पे खाना वाना लेने के लिए इधर से चलेंगे तो इतना दूरी तय करके तो यहाँ पे आएंगे, फिर इसके बाद इधर तो कहीं नहीं मिलेगा, इधर जाके कहीं इधर भरेंगे दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो इस वजह से यहीं पे सिंगापुर से लोग तेल, रिफाइनरी, अपना जो कुछ भी लेना होता है खाने पीने का सामान वो सब यहीं से लेते हैं। इस वजह से सिंगापुर बहुत ही डेवलप्ड हो गया है, ठीक। हमारा सिंगापुर बहुत डेवलप हो गया है, जिसकी देखते हुए ये मलक्का जल संधि को देखते हुए थाईलैंड ने यहाँ पे अपनी जगह सोचा कि नहीं हम भी एक क्रान नहर बनाएंगे, जिसकी वजह से देखिए यहाँ से आएगा और यहाँ से आएंगे यहीं से निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से जाएंगे इससे दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ से आएंगे यहीं से निकल जाएंगे तो उनकी दूरी घट जाएगी। लेकिन ये चीज़ जो है कि रोक दिया गया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन बहुत अधिक होगा, इसकी वजह से ये सब कह के इसको क्रा नहर को रोक दिया। नहर का क्या नाम था, क्रा नहर था, ठीक है। देखिए थाईलैंड जो है वो ऐसे, थाईलैंड जो है ऐसे है लगभग। तो क्रा नहर यहाँ पे पतला सा एक रास्ता है, उसको काट के क्रा नहर बनाने का वो मॉडल प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था। लेकिन यहाँ पे वैज्ञानिकों का कहना है कि नहीं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जलवायु परिवर्तन और कुछ बहुत ज़्यादा वायुमंडल हमारे जलवायु को इफेक्ट होगा, इस वजह से इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है, ठीक। और इस वजह से इसके बनने से हमको कोई हानि या फ़ायदा नहीं होने वाला। इससे हानि किसको होगी, सिंगापुर को। क्योंकि वहाँ पे उसकी इकोनॉमी कमज़ोर हो जाएगी, जिस वजह से यहाँ से कोई भी जहाज वहाज नहीं गुजरेंगी तो यहाँ पे इसका इनकम बंद हो जाएगा और इकोनॉमिकली ये कमज़ोर होता जाएगा और ये थाईलैंड हमारा इकोनॉमिकली ग्रोथ करते जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं युद्ध के दृष्टिकोण से ये वाला बहुत ज़्यादा खास नहीं, इसी जस्ट सामने हमारा अंडमान निकोबार पड़ जाता है। अगर युद्ध के मामले से चीन अगर यहाँ से आता है तो हम लोग उसको काउंटर कर सकते हैं, या फिर क्रा नहर से निकलेगा तब भी उसको अच्छे तरीके से काउंटर कर सकते हैं। क्रा नहर के तो जस्ट सामने पड़ जाता है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। म्यांमार के बारे में उससे बता रहा था तो द्वीप समूह बता रहा है, तो अब कोको द्वीप बता देते। एक कोको द्वीप है, एक कोकोस द्वीप है, ठीक। तो लेकिन कोको द्वीप था, कोको द्वीप म्यांमार के पास था, ठीक। और एक कोकोस है वो उसी के नीचे है, ठीक। तो इसे नहीं कह रहे हैं हम, एक कोको द्वीप था म्यांमार के पास, वो हमारा था। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री जी थे। तो उस समय जब म्यांमार अलग हो रहे थे, म्यांमार हमारा जो अलग कब हुआ था, ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा म्यांमार अलग हो गया था हमारे देश से, ठीक। तो जब अलग हुआ था तो उस समय कोको द्वीप तो था, ये हमारे पास था, ठीक, हमारे कब्जे में था, ठीक। लेकिन म्यांमार कहता था कि नहीं हिस्टोरिकल ये हमारा है। तो नेहरू जी ने कहा था ठीक आप हमसे गिफ्ट के तौर पे ले लीजिए, लेकिन गिफ्ट के तौर पे दे दिया गया। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे सेना का वो शासन चल रहा है। तो ये सेना जो है कि चीन के फेवर में जा चुकी है। तो ये चीन के फेवर में जाने की वजह से ये कोको आइलैंड जो है, अब चाइना हर तरफ से हमारे भारत देश को काउंटर घेरना चाहता था। हम्बन टोटा पे है ही, कोको द्वीप पे है ही, इधर देखिए ग्वादर बंदरगाह पे उसकी पहुंच है ही, 3 तरफ से हम लोग को घेर रखा हुआ है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सतीश श्रीहरिकोटा में से सतीश धवन स्पेस वो अंतरिक्ष सेंटर है, जहाँ पे हमारा मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। यहाँ पे चांदपुर उड़ीसा में, और यहाँ पे एक और है न्यू कलाम द्वीप है, ठीक है। कलाम द्वीप पे जहाँ पे मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, यहीं से वो दोनों को नज़र रख लेता है और हमारे बहुत ही ज़्यादा पास है ये, ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, मतलब युद्ध के समय
जो कि म्यांमार को ये नहीं करना चाहिए था। हम लोग का कोको आइलैंड दे दिया है उसको, चाइना को, जिस वजह से हमारा हक बनता है कि हम उसे ले आएँ, ठीक है। लेकिन ये हमारा ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग के देश की सरकार ऐसा इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जो कि ध्यान देना चाहिए, ठीक। तो मैं देखिए आपको सार्क देश कंप्लीट कर चुका। सार्क देश में कौन कौन से आते हैं? 8 देश। माले मतलब माले वहाँ की राजधानी है। माले एक यहाँ पे बंदरगाह भी है मालदीव में, ठीक। तो जैसे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। तो ये था सार्क देश। सार्क देश तो कंप्लीट हो गया। और आसियान में आपको म्यांमार और थाईलैंड हम बता दिए, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताएंगे आसियान के और भी कंट्री, जैसे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर और इंडोनेशिया और इधर फिलीपींस, ठीक है। तो इसके आगे मैं आपको कल बताऊँगा। आई होप कि आप समझे होंगे ये पूरा इतना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।